Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Starting with the chapter Memories of Childhood, right? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में 2 बचपन की कहानी है. द फर्स्ट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकला सा एंड द सेकेंड इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स विच इज रिटन बाय बामा. पहले जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. अगर हमारे को ये चैप्टर के नाम याद रहते हैं देन द चैप्टर इज वेरी क्लियर टू अस. अगर आपको चैप्टर का नाम याद रहता है तो आपको चैप्टर की पूरी कहानी याद रहेगी. द फर्स्ट स्टोरी इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, राइट. सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपकी है कि जिटकला सा कौन है. जिटकला सा इज अ नेटिव अमेरिकन. नेटिव अमेरिकन का मतलब होता है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका. जो अमेरिका के सबसे पहले लोग रहने वाले थे उनको रेड इंडियन का नाम दिया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने. क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था. इंडिया पहुंचने की जगह वो अमेरिका पहुंचा था. जो उसको रेड इंडियंस के साथ सामना हुआ था, रेड इंडियंस की जो शक्ल है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो इंडियंस की तरह था, वीटिश कॉम्प्लेक्शन था. तो उसको लगा कि वो इंडिया में पहुंच गया है तो उसने उनको नाम दिया इंडियंस. लेटर ऑन उसको पता चला कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं किसी बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया में हूँ. तब इनका नाम आया रेड इंडियंस. रेड इंडियंस या फिर नेटिव अमेरिकन्स. अमेरिका में जो अंग्रेज़ आपको नज़र आते हैं वो ब्रिटेन से लोग आए थे, राइट. वो ब्रिटेन से एक नए वर्ल्ड की तलाश में आए थे. वो एक न्यू यूटोपिया बनाना चाहते थे. खैर हम अमेरिका का बर्थ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. वी आर जस्ट डिस्कसिंग हु आर रेड इंडियंस. रेड इंडियंस आर नेटिव अमेरिकन्स. जिटकला सा और बामा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है. जिटकला सा इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन है. जिटकला सा बामा की ना छोटी बहन है ना बड़ी बहन है. जिटकला सा को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, राइट. बामा आज भी जिंदा है. दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. ये बात समझ में आ गई है. जिटकला सा का रियल नेम था जर्ट्रूड सिमंस. उसने अपने बचपन की कहानी, जब उसके बाल काटे गए थे, उस बाल कटने के इंसिडेंट को इस चैप्टर में लिखा हुआ है. अमेरिकन्स जो ब्रिटिश अमेरिका पहुंचे थे वो रेड इंडियंस को ख़त्म कर रहे थे. इंडिया में भी ब्रिटिश ने इंडियंस को ख़त्म करने की कोशिश की है, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर को. वही चीज़ उन्होंने अमेरिका में भी करी थी. उन्होंने उनको उनके कल्चर से निकाल के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़बरदस्ती डाला गया जहाँ पे ये रेड इंडियंस के बच्चों को ब्रिटिश लोगों के तरीके का मतलब तरह जीने का तरीका सिखाया जाता था. उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह दिखना, उनकी तरह उठना, उनकी तरह बैठना, उनकी तरह खाना खाना, राइट. इंडिया में भी उन्होंने ये किया था. हम सबको क्लर्क्स बनाया ताकि कि हम आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर सके. आप सबको पता है हमारा रिच कल्चर क्या था. वी वर द वंस टू गिव ज़ीरो. वी वर द वंस टू डिस्कवर द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन. हमारी वो टेक्नोलॉजी थी जिसमें हमने सबसे पहला न्यूक्लियर बम, सबसे पहला जो एरोप्लेन था, यू नो, इफ़ यू टॉक अबाउट रामायण, तो ये सारी चीज़ें उस एरा में दिखाई गई हैं. ब्रह्मास्त्र एंड रावण ने सीता जी का हरण किया यूजिंग एन एरोप्लेन.
तो हमारे कल्चर में तो ये सालों साल चीज़ें रही हैं जो अंग्रेज़ों ने बहुत बाद में डिस्कवर किया है, बट उनका एम था कि हम इंडियंस अपने कल्चर से अलग हो जाएं, एंड टू अ वेरी बिग एक्सटेंट आजकल के बच्चे अपने पुराने इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वही चीज़ उन्होंने रेड इंडियंस के साथ करी थी। उनको उनके माँ बाप से छीन के ज़बरदस्ती कार्लाइल इंडियन स्कूल में डाला जाता था। कार्लाइल इंडियन स्कूल के स्पेलिंग्स एनीवन नोस? CARLISLE, CARLISLE। कार्लाइल इंडियन स्कूल में ये रेड इंडियंस के बच्चों को डाला जाता था। ये स्कूल जो था वो बड़ा कोल्ड एंड क्रूअल स्कूल था। अगर आप चैप्टर की शुरुआत देखोगे तो दिखाया जा रहा है कि वो विंटर मंथ था। इन द वैली ऑफ एप्पल्स, इन द सिटी ऑफ एप्पल्स, सॉरी लैंड ऑफ एप्पल्स, अमेरिका इज नोन एज द लैंड ऑफ एप्पल्स, राइट। और कोल्ड डे था। ये रेफरेंस है कि सिर्फ मौसम कोल्ड नहीं था, बट कार्लाइल इंडियन स्कूल के जो अथॉरिटीज़ थे वो भी बहुत कोल्ड थे। किसी इंसान को कोल्ड होना का कहने का मतलब होता है कि वो क्रूअल है, उसको किसी के साथ सहानुभूति नहीं है, उसके मैनरिज्म्स जो है उसमें द पर्सन इज़ अनफीलिंग, वो किसी के इमोशंस को ना समझने वाला पर्सन जो होता है उसको कोल्ड कहा जाता है। तो सिर्फ वेदर कोल्ड नहीं था, बट वहाँ के जो लोग थे, अथॉरिटीज़ थे कार्लाइल इंडियन स्कूल के, वो भी बड़े कोल्ड थे। इनिशियली ज़िटकला सा कितनी अनकंफर्टेबल थी कार्लाइल इंडियन स्कूल में, वो उसके बारे में बात करती है। दिखाया गया है कि जब वो वहाँ जाती है तो जैसे ही बेल बजती है सारे बच्चे ना दे आर वेयरिंग वुडन शूज़ पहन के जब वो असेंबल होते हैं तो देयर इज़ अ वेरी हॉरिबल क्लैंकिंग साउंड, कट 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 करके सारे जूतों की आवाज़ आती है। द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन जहाँ पे वो सारे इकट्ठे असेंबल हो रहे हैं फॉर द ब्रेकफास्ट। सबसे पहले जो बेल बजती है टू असेंबल देम, वो अपने आप में बड़ी इंट्रूसिव बेल है, ऐसी बेल है जिसको सुन के कान बौंधला जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वुडन शूज़ पहने हैं, वो पहन के जब बच्चे वहाँ आते हैं, अगेन वो जो आवाज़ होती है, आवाज़ सबसे बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करती है। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान पागल हो सकता है, राइट? यस, टू मच ऑफ नॉइज़, टू मच ऑफ हार्श नॉइज़ कैन मेक अ पर्सन मैड। चाइनीज़ टॉर्चर है, किसी को लेटा के बूंद बूंद उसके यहाँ पे माथे पे एक एक बूंद पानी गिरना, दैट इज़ इनफ टू मेक एनी पर्सन मैड। वो जो आपके सर पे यहाँ पे एक एक बूंद गिरती है वो आपको पागल बनाने के लिए काफ़ी है। वैसे ही आवाज़ से आप इतने नॉइज़ पोल्यूशन में आपको जीने की आदत पड़ गई है कि आप कितना स्ट्रेस में रहते हो ये आपको आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे ज़िटकला सा की जो मानसिक स्थिति है, मेंटली शी इज़ वेरी हैरेस, वो बहुत परेशान है। और ये हैरेसमेंट वो आवाज़ के पोल्यूशन से डिनोट कर रही है कि जो बेल की आवाज़ थी वो बड़ी हार्श नॉइज़ थी, जो बच्चे इकट्ठे हुए उनकी शूज़ की आवाज़ जो थी वो बड़ी हार्श थी। सेकेंड रीज़न ऑफ अनकम्फर्टेबलनेस वॉज द क्लोथ्स शी वॉज वेयरिंग। रेड इंडियन कल्चर में लूज़ कपड़े पहने जाते थे और कंधे पर शॉल ली जाती है। इंडियन कल्चर भी आपको पता है कि विमेन दुपट्टा या चुन्नी लेकर घर से बाहर निकलते हैं, राइट? वो जो शॉल होता है, जो दुपट्टा होता है, ये एक वुमन का ऑनर होता है, एक उसकी इज्जत का मामला होता है। अब इस कार्लाइल इंडियन स्कूल में ज़िटकला सा से उसके लूज़ कपड़े ले लिए गए थे और उसको टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनने को दिया था। द वर्स्ट ऑफ ऑल वॉज द शॉल, उसके कंधों से शॉल उतार ली गई थी एंड ज़िटकला सा वॉज वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल वो टाइट क्लोथ्स पहनने के बाद। नेक्स्ट थिंग, उसके
मोकाज़िन्स आर सॉफ्ट लेदर शूज़, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। रेड इंडियंस मोकाज़िन्स ही पहनते हैं। इंडिया में भी पंजाब में हम जुतियाँ पहनते हैं, राइट? आपको पता है पंजाब के कल्चर में जुतियों की क्या अहमियत होती है। उसी तरह से रेड इंडियंस के लिए मोकाज़िन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके वो सॉफ्ट मोकाज़िन्स को लेकर उसको हार्ड वुडन शूज़ दिए गए थे पहनने को। ये सारे इंसिडेंसेस हैं वाई शी वॉज अनकम्फर्टेबल इन द कार्लाइल इंडियन स्कूल। अब उसकी ये पहली मॉर्निंग है। इस पहली मॉर्निंग में ज़िटकला सा के साथ और बच्चों को भी पकड़ के लाया गया है और वो सब बच्चों की पहली मॉर्निंग है। फर्स्ट इज़ जुडविन, यस, JUDEWIN। जुडविन उसकी फ्रेंड है जिससे वो बात कर रही है। JUDEWIN, N for night, N for nurse, JUDEWIN। जुडविन और दो और लड़के हैं जिसको उस दिन पकड़ के लाया गया है, उनकी भी फर्स्ट मॉर्निंग है। और ये सब ब्रेकफास्ट हॉल में असेंबल होते हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए। अब ज़िटकला सा के लिए और भी बहुत मुश्किल बात है कि नॉर्मल ब्रेकफास्ट नहीं खाया जा रहा है। ये ब्रिटिश अमेरिकन्स ने एक बड़ा फिक्स सिस्टम ऑफ ब्रेकफास्ट रखा गया है। वो सीधा पहली बेल बजने पे उनको सिर्फ चेयर खींचना था। ज़िटकला सा ने पहली बेल बजने पे ना सिर्फ चेयर बाहर खींच के निकाला बट वो उस पर बैठ भी गई। सेकेंड बेल पे उन्होंने बैठना था। सेकेंड बेल पे जब दूसरे बच्चे बैठे तो ज़िटकला सा घबराकर खड़ी हो गई। खड़ी हुई तो उसने क्या देखा, देयर वॉज अ वुमेन हु वॉज लुकिंग एट हर वेरी स्ट्रेंजली, और वहाँ पे एक आदमी था जो प्रेयर्स पढ़ रहा था। अब थर्ड बेल पे दे वर सपोज टू स्टार्ट प्रेइंग, बट थर्ड बेल पे ज़िटकला सा जो है वो रोना शुरू हो गई, राइट? शी वॉज सो स्कैर्ड, शी वॉज सो एम्बैरेस्ड। वो इतना शर्मिंदा हो गई थी। वो लेडी उसको इतनी बुरी तरह से घूर रही थी और वो ऑलरेडी अपनी ड्रेस के कारण इतना अनकम्फर्टेबल थी कि इस हादसा, ये वाला हादसा जो था, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आपकी बर्दाश्त का बांध इस पॉइंट पे टूट जाता है और ज़िटकला सा इस पॉइंट पे रोने लग गई। उसके बाद उसकी फ्रेंड जुडविन ने उसको बोला कि मैंने सुना है कि हमारे बाल काटे जाएंगे। Being in Punjab, you all know the importance of hair, especially for the Sikh community. आप गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओगे, बट अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप किसी को छुरी अपने बालों के पास भी नहीं लाने दोगे, राइट? उसको जब ये बात जुडविन ने बताई कि हमारे बाल काटे जाएंगे, तो उसने इस बात को सुन के बोला कि ये मैं अलाउ नहीं करूँगी। अभी तक इन लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मुझे मेरी मम्मा से अलग किया है, मुझे टाइट कपड़े दिए हैं, मुझे अनकम्फर्टेबल वुडन शूज़ दिए हैं। मैं ये सब तो बर्दाश्त कर गई, बट मैं अपने बाल नहीं कट करने दूँगी। वन मोर रीज़न फॉर हर अनकम्फर्टेबलनेस वॉज द लैंग्वेज। कार्लाइल इंडियन स्कूल में सब इंग्लिश बोल रहे थे और ज़िटकला सा को इंग्लिश नहीं आती थी। शी वॉज अ नेटिव अमेरिकन, उसको अपनी भाषा आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो लोग जो बोल रहे थे वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया था। बट उसने कसम खाई थी कि मैं अपने बालों को कटने नहीं दूंगी। उसको जैसे ही मौका मिलता है वो सबकी नज़र बचा के ऊपर भाग जाती है और ऊपर दूर जाके कमरे में जो सबसे दूर होता है बेड, उस बेड के नीचे घुस जाती है और उस कमरे में काफ़ी अंधेरा होता है। थोड़ी देर बाद उसको सुनाई देता है कि सब उसको ढूंढ रहे हैं। उसमें जुडविन की भी आवाज़ आती है उसको ढूंढने की, बट वो किसी की भी बात का जवाब नहीं देती। बट लोग ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक आ जाते हैं और ज़िटकला सा मिल जाती है। अब उसको वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, शी स्क्रैचिंग देम। वो उनको काटने की, बाइट करने की भी कोशिश करती है, बट शी इज़ हेल्पलेस।
वो सब उसके हाथ पैर पकड़ के उसको नीचे लेकर आके रस्सी से बांध देते हैं कुर्सी के ऊपर और उसके बालों को कट कर दिया जाता है। दिस इज द बैकग्राउंड स्टोरी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर फॉर जिटकला सा? बालों का क्या महत्व है जिटकला सा के लिए? What is the importance of हेयर फॉर जिटकला सा, HAIR। बेटा जी, हेयर का प्लूरल हेयर होता है, आप लोग हेयर्स लिख देते हो, HAIRS कोई वर्ड नहीं है। प्लूरल ऑफ हेयर इज हेयर, HAIR ही होता है प्लूरल, राइट? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर फॉर जिटकला सा? सेकेंड, what impression do you have of Judwin? What impression do you have of Judwin? What impression do you have of Judwin? Third question होता है, what is the theme of memories of childhood? What is the theme of memories of childhood? What are the effects? Fourth question, what are the effects of discrimination on a person? What are the effects of discrimination on a person? सबसे पहले हम उस क्वेश्चन से डील करेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, What are the effects of discrimination on a person? ठीक है, सबसे पहले ये सारे सवालों को समझने के लिए कुछ नहीं तरुण, सबसे पहले हमें थीम को डिस्कस करना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो थीम है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर का थीम है रेशियल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। ये बारीकियां हैं, ये लिख लो। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का थीम है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को हम आगे उसको ब्रांच आउट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज कल्चरल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो बहुत बड़ा टर्म है। 10th में आपको चैप्टर था नेल्सन मंडेला, उसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, बट इट वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, राइट? यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इट इज बेस्ड ऑन कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। ब्लैक इंडियंस का कल्चर और ब्रिटिश का कल्चर, इसमें डिस्क्रिमिनेशन था। इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बामा के चैप्टर का थीम है, राइट? वी टू आर ह्यूमन बींग्स, उस चैप्टर का थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपको तीनों डिस्क्रिमिनेशन में फर्क आ रहा है? बामा के चैप्टर में है छोटी जाति बड़ी जाति, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिटकला सा के चैप्टर का द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर का डिस्क्रिमिनेशन है। इट इज़, अगर स्पेसिफाई किया जाए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? ओके। सेकेंड क्वेश्चन था कि इस डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट क्या होता है एक बंदे पे। सेकेंड क्वेश्चन इज कि इस डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट एक बंदे पे क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रॉयज अ पर्सन्स स्पिरिट। अगर हम इसको कनेक्ट करें जिटकला सा के साथ, उसमें एक रिबेलियस स्पिरिट था। प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड, REBELLIOUS। शी रिबेल्ड। रिबेल्ड का मतलब होता है रिवॉल्ट करना, जंग छेड़ना, कि मैं नहीं मानूंगी, मैं इससे लड़ूंगी। आप सबको पता है जब गुरु नानक जी को कुछ बोला गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं मानूंगा।
मैं मतलब I will fight this even though I have a very small army but my men are going to fight. वो एक आदमी 100 लोगों को मारेगा, कुछ ऐसे ही था ना? हाँ, मतलब I forget names, I'm sorry, I don't want to hurt anyone's feelings, I forget names, but आपके उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जब रिबेल करते हो किसी डिस्क्रिमिनेशन के आगे, तो रिबेल का मतलब होता है लड़ाई करना, उसके आगे घुटने नहीं टेकना, राइट? जिद कला की स्पिरिट रिबेलियस थी. शी वॉन्टेड टू रिबेल अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन. उसका रिबेलियन ने फॉर्म लिया था दैट शी हिड हर सेल्फ इन द रूम. लास्ट मिनट तक उसने अपने घुटने नहीं टेके थे. शी बिट एंड स्क्रैच्ड एंड किक्ड, राइट? बिट मतलब काटना, स्क्रैच मतलब नाखून से मारना, और किक मतलब पैरों से किसी को किक आउट करना. वो सब कुछ वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी टिल शी वॉज फाइनली टाइड टू अ चेयर. द मोमेंट शी वॉज टाइड टू अ चेयर हर स्पिरिट ब्रोक. जब उसके बाल काट दिए गए, शी फेल्ट लाइक एन एनिमल, एक ऐसा जानवर जिसको भेड़ में इंक्लूड कर लिया गया है. शी फेल्ट शी वॉज नो बेटर देन एन एनिमल, राइट? और उस पॉइंट पे वो अपनी मम्मा को याद कर रही थी. शी वॉज डेस्परेटली मिसिंग हर मदर्स आर्म्स. वो अपनी मम्मा के हम सबको पता है कि हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब हमारे को हमारी मम्मा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड शी वॉज एट दिस पॉइंट मिसिंग हर मदर वेरी मच. बट द क्वेश्चन इज़ कि उसकी स्पिरिट उस टाइम पे टूटी थी, क्या वो हमेशा टूटी भी रही? नो. व्हेन शी ग्रू अप, जब वो कार्लाइल स्कूल से निकल गई, उसकी रिबेलियस स्पिरिट कायम रही. शी बिकेम अ राइटर. उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू कार्लाइल इंडियन स्कूल का सच दुनिया के आगे लेकर आई. वो कार्लाइल इंडियन स्कूल के अंदर जो कैलसनेस था, जो क्रूअल्टी था, अपनी लिखावट से हमेशा लड़ती रही. इसके लिए यहाँ पे कहावत है, पेन इज माइटियर दैन द सॉर्ड. माइटियर दैन द सॉर्ड. सॉर्ड मतलब तलवार. ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहावत है, जिस कहावत को दोनों जिट कला शाह और बामा ने ट्रू प्रूफ किया है. दोनों ने ही राइटर्स बनकर इस डिस्क्रिमिनेशन के आगे लड़ाई करी है, राइट? दोनों ही राइटर्स बनी. थर्ड क्वेश्चन वाज जुडविन. जुडविन के बारे में हमारा इम्प्रेशन क्या है? जुडविन ने अपने घुटने पहले ही टेक दिए थे. जब उसने जिट कला शाह को बताया कि हमारे बाल कटने वाले हैं, तो उसी टाइम पे जुडविन के रिस्पॉन्सेस ने हमें बताया था कि वो हार मान चुकी है. जुडविन, आपको प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ जुडविन? आप लोगों ने या तो जुडविन वर्ड नहीं पढ़ा था या आपने उसको जिट कला के साथ कंफ्यूज कर दिया था. तो आपके इसलिए ये सारे आंसर्स प्री बोर्ड में गलत हुए थे. जुडविन घुटने टेक चुकी थी. शी हैड गिवन अप, शी हैड स्टॉप्ड फाइटिंग, शी हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो जुडविन इज डिफरेंट फ्रॉम जिट कला शाह इन दिस रिस्पेक्ट. अब कटे हुए बालों का मतलब क्या था जिट कला शाह के लिए? आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. What did the cut hair mean to Zit Kala Shah? Right? रेड इंडियंस में कटे हुए बालों के दो मतलब होते हैं. जिसके बाल शिंगल्ड हों, वो शिंगल्ड का मतलब होता है रफली चॉप कर दिए गए हों. किसी के बाल एक बच्चों की जो प्लास्टिक नाइफ होती है उसको लेके काटे जाएं तो इक्वल कटेंगे कि ऊबड़ खाबड़ कटेंगे? ऊबड़ खाबड़. उसको बोला जाता है शिंगल्ड हेयर, राइट? शिंगल्ड हेयर मतलब रफली कट हेयर होते हैं फॉर कावर्ड्स. जो रेड इंडियंस में लड़ाइयाँ हार जाता था, रेड इंडियन वॉज ए वेरी फिरोशियस कम्युनिटी. बहुत खूंखार ट्राइबल्स माने जाते हैं और इन ट्राइबल्स में जो हार जाता था
वो सामने वाली ट्राइबल टीम के मेंबर्स के बालों को शिंगल कर देता था, राइट? और सेकेंड, बाल कब कट होते थे? व्हेन यू वर इन मोर्निंग। इंडियन सिस्टम में भी आपको है, जब आपके घर में कोई ट्रेजेडी होती है तो आप जब अंतिम क्रिया करते हो उससे पहले उस बंदे के बाल काटे जाते हैं, राइट? जो उसकी वाइफ है उसके बाल काटे जाते हैं। ये हमारे पुराने रीति रिवाजों में होता था। जी बस बेटा जी, जब कोई वॉर हार जाता था तो सामने वाले के बाल काट दिए जाते थे। जिट कलासाकी ट्राइब में, रेड इंडियन ट्राइब्स में हारने वालों के बाल काट दिए जाते थे। इट वॉज अ सिंबल ऑफ कावर्डीज। शॉर्ट हेयर, शिंगल्ड हेयर एंड कट हेयर वॉज अ सिंबल ऑफ मोर्नर्स, राइट? वो बिल्कुल भी अपने बाल कट नहीं करना चाहती थी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कट हेयर। क्यों उसने रिबेल किया, ये बात सुन के। अब इस पार्ट से, इस फर्स्ट स्टोरी से आपको कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। ओके, shall I start the second story? We too are human beings, right? This is the story of Bama. Bama कौन थी? She was a Tamil Indian Dalit. Tamil Indian Dalit. दलित का मतलब होता है लो कास्ट। अनटचेबिलिटी, यस, अनटचेबल्स। लो तमिल इंडियन दलित, DALIT। बामा अपनी कहानी में बोलती है, दिस इज द इंसिडेंट दैट हैपेंड टू हर व्हेन शी वाज इन द 3rd स्टैंडर्ड, तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। बोलती है कि अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, बट मेरा सामना अनटचेबिलिटी से पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो अनटचेबल्स के बीच में ही रहती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था कि उसको अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस उसने पर्सनली किया हो। अब बामा के स्कूल से उसका घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, बट बामा वॉज ए नॉटी चाइल्ड। वो मस्ती करते करते आती थी, तो उसको वो डिस्टेंस आधे से 1 घंटे में वो कवर करती थी। 30 मिनट्स टू 1 आवर दिया हुआ है, और 30 मिनट्स टू 1 आवर उसको क्यों लगता था? क्योंकि रास्ते में जो कुछ भी होता था वो उसको बड़े गौर से देखकर एंजॉय करते हुए आती थी। हाँ जी, उसको आधा घंटा से 1 घंटा क्यों लगता था? बिकॉज शी वॉज एंजॉइंग ऑल द साइट्स व्हाइल कमिंग होम। साइट्स क्या क्या देखती थी? शॉप्स में जो स्वीट मीट्स बेचे जा रहे थे, कहीं पर कॉफ़ी बन रही थी, कहीं पर मंकी शो हो रहा था, कहीं पर स्नेक चामर था, कहीं पर मैजिक शो था। कोई इंसान वेल के अंदर वो साइकिल वो वेल के अंदर वो साइकिल चलाते हैं या क्या चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। कोई मौत का कुआं, कहीं पर वो साइकिल चला रहा था, फॉर डे एंड नाइट वाला चल रहा था। तो देयर वर मेनी थिंग्स। कोई टैमरिंड होता है इमली, इमली के बीज बेच रहा था जिसको वो एंजॉय करते हैं बॉइल्ड स्वीट्स की तरह पे। कोई वड़े बेच रहा था। तो वो सारे साइट्स को, सारी खुशबुओं को एंजॉय करते हुए आती थी। अगेन वहाँ पे रेफरेंस है मरियाता टेम्पल। मरियाता टेम्पल के बाद ऑफरिंग्स होते थे, लोग होते थे, भीड़ होती थी। तो वो सारा, मतलब ये जो क्वालिटी है ये हमें बामा के बारे में बताती है। शी वॉज एन इंटेंसली क्यूरियस चाइल्ड। क्यूरियस क्यों? क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है वो उसको एंजॉय करती थी। शी वॉज एन एक्सट्रोवर्ट। बाहर की दुनिया में उसको मज़ा आता था, वो घर में रहना पसंद नहीं करती थी, राइट? तो वो उसको 1 घंटे तक लग जाता था घर पहुंचने के बाद। नाउ वन डे व्हेन शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, उसने कुछ देखा। उसका फर्स्ट रिएक्शन वो देखकर उसको बहुत हंसी आई। उसने क्या देखा कि उसके कम्युनिटी का एल्डर मतलब उसके कम्युनिटी का एक बुजुर्ग, राइट, वो बड़ी अजीब तरह से एक पैकेट को पकड़ के लेके जा रहा था। ये पैकेट एक धागे से बंधा हुआ था
वो बुजुर्ग ने, एल्डरली पर्सन ने अपनी 2 उंगलियों में वो धागे को पकड़ा हुआ था, अपनी बॉडी से बहुत दूर रखा हुआ था, बिल्कुल आगे होल्ड करके चल रहा था, और झुककर उसने वहाँ पे लैंड ओनर था उसको वो पैकेट दिया। लैंड ओनर खटिए पे बैठा हुआ था, 4 पाई पे बैठा हुआ था, खटिया 4 पाई या वो जो वुडन जिसको वो धागे से बना, वो धागा नहीं होता है, वो मंजा, उस बेड पे वो बैठा हुआ था, और तख्त पोश भी नहीं था, वो रस्सियों से बना हुआ होता है वुडन बेड। तख्त पोश इज समथिंग डिफरेंट। और वहाँ पे जो गाय और बैल थी वो गोल गोल घूम रही थी, वो मे बी तेल निकाल रहे थे सीड्स का, राइट। तो ये प्रोसेस हो रहा था, जो इनकी कम्युनिटी है वो ये काम कर रही थी, और लैंड ओनर वहाँ पे मज़े से बैठ के ये सारे काम को देख रहा था। ये बुज़ुर्ग ने जाके उस लैंड ओनर को वो लिफाफा दिया। इस लैंड ओनर ने बड़ी बदतमीज़ी के साथ वो लिफाफा खोला। ये लिफाफे के अंदर बनाना लीव्स के अंदर वड़ाए रखे हुए थे। वड़ाए इज़ अ फ्राइड डिश, राइट, स्नैक्स होते हैं। और वड़ाए VADAIS, राइट, वड़ा नहीं, वड़ा जैसे होते होंगे, वड़ाए है, ये तमिल की डिश है। Kind of. What is it? We don't know. Please stop discussing the dish. That is not important. इस लैंड ओनर ने वो बहुत बदतमीजी से वड़ाइस खाए। बामा को देखकर ये गुस्सा भी आया कि उसने तो ये एल्डरली बंदा जो इसके लिए लेकर आया है उसको ऑफर भी नहीं किया, सारे के सारे उसने खुद अपने मुंह में ठूस लिए। दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट शी यूजेस। ही स्टफ्ड हिज माउथ विद दोज वड़ाइस। He did not offer any of the vadais to the elderly person. अब हंसते हंसते वो घर गई, और घर जाके उसने अपने बड़े भाई अन्ना को ये सारी बात बताई। ANNAN, अन्ना is a Tamil word for big brother. ANNAN, अन्ना is a Tamil word for big brother. उसने अपने भाई को हंसते हंसते ये सारी बात बताई, और भाई ने बड़ी सीरियस टोन में बामा को समझाया कि ये हंसने की बात नहीं है। उसने जो देखा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देयर कम्युनिटी। उसने उसको समझाया कि हम दलित कम्युनिटी हैं, जो उच्च जाति ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है आपको पोएट्स एंड पैनकेक्स में भी नज़र आया है। Subbu belonged to the Brahmin caste and the office boy belonged to a low caste, right? Office boy को यही annoyance थी कि सुब्बू इतना important इसलिए बना है that he was a Brahmin, he was held by the Brahmin। और यही चीज़ हमारे इस चैप्टर में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि बामा के भाई ने बोला कि ये जो उच्च जाति के लोग होते हैं ये हम जैसों को अनटचेबल मानते हैं, ये हमारी लाई हुई किसी भी चीज़ को छूते नहीं हैं, और इसीलिए ये आदमी इतना बॉडी से दूर रख रहा था कि इसका बॉडी का पार्ट उस पैकेट को ना छू जाए। जब बामा ने ये बात सुनी तो वो गुस्से से भर गई। उसने ये बात अपने भाई को बोली कि मेरा मन हो रहा है कि मैं जाकर वो वड़ाई को अपने हाथों से पकड़ लूँ और बोलूँ कि अब खा के दिखा। और उसके भाई ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं होता। हमारे लाइफ में भी बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं, मेरी लाइफ में, जहाँ पे आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, राइट। अन्ना ने अपनी, हाँ जी कुछ बताओ। प्रोवोक्ड, गुस्सा आना, कोई ऐसी बात आपका करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तब मैं बोलूँगी यू प्रोवोक्ड मी विद योर एक्शंस। तुमने फालतू की बात बोली जिससे मुझे गुस्सा आया, तो उसके लिए होता है यू प्रोवोक्ड मी, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है। अन्ना ने उसको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताया, अपनी ज़िंदगी की एक घटना बताई। बोलता है एक बार मैं विलेज में आया हुआ था और मैं लाइब्रेरी से बुक्स उठा के ला रहा था। Now you all know Dalit community is denied education, right? उनको लाइब्रेरी वगैरह जाकर पढ़ते हुए देखना, it's not a very common sight.
यू ऑल्सो नो कि दलित कम्युनिटी के जो लुक्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट? अब अन्ना डिफरेंट नज़र आ रहा था, बट उसके कपड़े बड़े साफ सुथरे थे और उसके हाथ में किताबें थी। अब जब वो लाइब्रेरी से किताबें उठा के आ रहा था, एक उच्च जाति के आदमी ने उसको रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो अन्ना ने बोला थाम्बी, THAMBI। थाम्बी वॉज द नेम ऑफ बामा's ब्रदर। बेटा जस्ट चेक, इट्स AM और EM? AM। यस, इट्स AM। उसने कहा थाम्बी। अब थाम्बी ऐसा नाम था विच कुड हैव बिलोंग टू आइदर कास्ट, नितिन एंड गगन। हम पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ा है हम सारा किया, पूछ लो जो मर्जी पूछ लो। जब उसने थाम्बी बोला तो उस बंदे को नहीं समझ में आया दैट वॉज ही अ लो कास्ट मैन और अ हाई कास्ट मैन, राइट? थाम्बी इज अ वर्ड, इज अ नेम विच कुड हैव बिलोंग टू आइदर कम्युनिटी। तो उसने पूछा तुम रहते कहाँ पे हो? तुम रहते कहाँ पे हो वॉज अ लोडेड क्वेश्चन है कि उसने डायरेक्टली उसको क्यों नहीं पूछा कि तुम लो कास्ट हो या हाई कास्ट हो? बेटा, इट इज इलीगल। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एरा, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1850 या 1860 जहाँ पे अनटचेबिलिटी वॉज नॉट लीगल, मतलब वॉज एक्सेप्टेबल। वी आर टॉकिंग अबाउट 1970 1980 की कहानी हम बात कर रहे हैं, जब अनटचेबिलिटी इज इलीगल। किसी को भी अनटचेबल बोलना, शेड्यूल कास्ट का बोलना या उसको अछूत बोलना, दैट इज penalized, you can be penalized for this, you can be put in jail, you can be fined for this। तो अगर वो उसको डायरेक्टली पूछता तो उसके अगेंस्ट एक गुनाह हो जाता। तो उसने सेकेंड ऑप्शन से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। क्यों? क्योंकि लो कम्युनिटी हमेशा लो कम्युनिटी के साथ रहेगी, हाई कम्युनिटी हमेशा हाई कम्युनिटी के साथ ही रहेगी। उसका एड्रेस पूछ के वो जानना चाहता था कि वो किस एरिया में बिलोंग करता है, राइट? अब बामा की जो कम्युनिटी थी, हम इनको क्यों बोलते हैं कि ये ऑप्रेस कम्युनिटी थी? जिस काम के लिए दूसरे लोगों को 20 रुपये दिए जाते थे, वो बामा की कम्युनिटी को 2 रुपये दिए जाते थे। किलोमीटर चलने पर, अगर बहुत सर पे फायरवुड वगैरह उठा के चलने पर इनको 2 रुपये मिलते थे, राइट? उस काम के लिए दूसरे बंदे को 20-50 रुपये मिलते थे। तो दिस वॉज अ कम्युनिटी वेरी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। एंड बामा को जब इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि मैं वो बड़ाइस को जाके टच करूं। तब उसको अन्ना ने समझाया कि लड़के झगड़ के इन बातों का हल नहीं मिलेगा। इससे लड़ना है तो क्या करो? बहुत ज़्यादा पढ़ो, क्लास में फर्स्ट आओ। अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगी तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारा दोस्त बनना चाहेंगे। बामा ने ये बात अपनी गांठ बांध ली। उसने इतना पढ़ा दैट शी स्टार्टेड स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास व्हेन शी वाज स्टडिंग। उसके बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, हाउ डिड शी फाइट दिस डिस्क्रिमिनेशन? बाय राइटिंग अबाउट इट शी बिकेम अ राइटर। मतलब दोनों जिट कला सा और बामा ने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रिबेल कैसे किया? दे रिबेल्ड बाय राइटिंग अबाउट इट, राइट? दिस इज द स्टोरी ऑफ बोथ द चैप्टर्स। कोई सवाल है अब आपको बामा से रिलेटेड? वेरी सिंपल चैप्टर्स एंड समथिंग यू आर सीइंग एवरी डे, राइट? So I'm ending it now. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.